हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने आर एनवायरनमेंट चैप्टर का आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आर एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम 10% लॉ कहते हैं। ठीक है, तो 10% लॉ जो है वो लिंडमैन साइंटिस्ट है, उन्होंने ये 10% लॉ दिया है। तो ये जो लिंडमैन साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये चीज देखा कि हमारे जो प्लांट्स हैं और प्लांट से जो हमारा एनर्जी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ 10% ही होता है। बाकी की हमारी जो एनर्जीज है कुछ परसेंट में वो हीट के फॉर्म में क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, अब जैसे हम बात कर ले अपने प्लांट्स की, और प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली सन से। कहाँ से मिलेगी, सन से। अब सन से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सन से जो प्लांट्स में एनर्जी आती है, मीन्स हमारा जो प्लांट्स है वो हमेशा 1% एनर्जी ही एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से, सन से। ध्यान से समझिएगा कि सन से हमारा जो प्लांट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कितना होता है, 1% होता है। और हमारा जो प्लांट्स है वो जब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में अपने एनर्जी को ट्रांसफर करेगा तो वो कितना होगा, 10%। और फर्दर जब हार्बिवोरस फर्दर हमारे कार्निवोरस को एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो कितना होगा, 10%। फर्दर जो हमारे नेक्स्ट लास्ट कार्निवोरस में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, 10%। क्लियर, मतलब कि जो एनर्जी हमारे प्लांट से या दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रही है वो हमेशा 10% ही होती है। ठीक है, सन से अगर प्लांट्स हमारी जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है वो 1% होगा। प्लांट से हमारे नेक्स्ट हार्बिवोरस ऑर्गेनिज्म में हमेशा जो प्लांट के पास एनर्जी है उसका 10% ही हार्बिवोरस में ट्रांसफर होगा। उसके बाद हार्बिवोरस में जो एनर्जी है उसका 10% कहाँ जाएगा, कार्निवोरस में, और फिर इसका 10% कहाँ जाएगा, लार्ज कार्निवोरस को। क्लियर, तो ये हमारा क्या है, 10% लॉ। अगर हम बात करें ट्रॉफिक लेवल, तो आई थिंक आपको पता होगा ट्रॉफिक लेवल, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया होगा कि ये जो ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं। ट्रॉफिक लेवल ये होता है कि हर एक स्टेज में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। प्राइमरी प्लांट्स को हम प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, हार्बिवोरस को सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, कार्निवोरस को टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल हमारा कुछ और नहीं, हर एक स्टेज पे जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब क्या है, हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने ये बोला कि हर सन से जो प्लांट्स को एनर्जी मिल रही है वो कितना है, 1000 जूल। कितना है, 1000 जूल। 1000 जूल। हमने क्या बोला कि सन के पास जो एनर्जी है वो कितना है, 1000 जूल है। और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमेशा जो हमारे प्लांट्स है वो सन से हमेशा 1% एनर्जी ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट्स ऑब्वियसली कितना एब्जॉर्ब करेगा, 1% एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑब्वियसली 1000 का 1% हमारा कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। गुड, कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली हमारा 10 जूल एनर्जी हो जाएगा। अगर आगे की प्रोसेस याद है तो हमने बताया था कि हमेशा प्लांट से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होनी है। तो अब 10% का हम 10% जूल ऑफ एनर्जी का 10% आप निकालोगे तो कितना होगा, दैट इज द 1 जूल। कितना हो जाएगा, 1 जूल। अब इसका भी 10% निकालेगा तो नेक्स्ट में हमारा कितना हो जाएगा, 0.1 जूल। बात सुन पाए, मतलब हमेशा हमारा जो एनर्जी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसका 10% ही हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होना है। और कुछ हीट जो है वो रेस्पिरेशन की फॉर्म में क्या होते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं। क्या होंगे, रिलीज होते रहते हैं। क्लियर, तो हमेशा जो एनर्जी लेवल है, आप बताइए कि क्वेश्चन ये है कि जो एनर्जी लेवल है वो प्रोड्यूसर टू हमारे जो कार्निवोरस लेवल तक हमारा जो फूड चेन है वो एनर्जी लेवल डिक्रीज होगा या डिक्रीज, मतलब जैसे ही हम प्रोड्यूसर से अपने कार्निवोरस की साइड पे मूव करते हैं तो एनर्जी लेवल हमारा डिक्रीज होगा कि इंक्रीज। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम प्लांट से
तो जब एनर्जी यहाँ पे कितना है 1000 जूल, फिर इसका 10 जूल, फिर हमारा 1 जूल, फिर 0.1 जूल, यहाँ पे एनर्जी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप ये देखो, तो इसीलिए हमारा कभी भी ज़्यादा लंबा फूड चेन नहीं होता है। मैक्सिमम आपका फूड चेन होगा तो 4 ऑर्गेनिज्म तक, या कुछ केसेस में 5 ऑर्गेनिज्म तक ही आपका फूड चेन होता है, क्योंकि उसके बाद एक स्टेज, ऑब्वियसली एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे एनर्जी ही नहीं बचेगी और हमारा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो हमारा फूड चेन है तो वो मैक्सिमम 4 to 5 लेवल तक होते हैं, ठीक है। तो ये जो फूड चेन है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। 10% लॉ, यही 10% लॉ है। कुछ आपके सैंपल प्रॉब्लम दिए गए हैं क्वेश्चंस में, जैसे उसमें पूछा है कि किसी हमारे सन के पास जो एनर्जी है वो कितना है, 20,000 है, और प्लांट्स 1% एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। फिर हमारे बाकी ऑर्गेनिज्म में कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होनी है वो आपको कैलकुलेट करना है, और वो सैंपल प्रॉब्लम आप सब लोग सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर सेंड करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको वो चीज़ें समझ में आ गई है। तो जो सैंपल प्रॉब्लम है आप सब लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा, आपके बुक में दिया गया है, और क्या आंसर होगा आप वो आंसर आप जरूर से सेंड करिएगा, ठीक है। तो 10% लॉ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलरेडी डेफिनेशन में ये लिखा है, only 10% of the energy entering a particular trophic level of organism is available for transfer to next trophic level. It means हमारा जो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, इसमें एनर्जी हमारा कितना है, 10 जूल है, और इसी का 10% एनर्जी हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म या नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। ये हमारा 10% लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको अच्छे से वीडियो देखना है और बुक से भी आपको जरूर रीड करना है, तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाना है, और सैंपल प्रॉब्लम और टॉपिक आप जरूर से बुक से रीड करिएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगी, और अभी तक के लिए आपको बुक अच्छे से रीड करना है और अपना पढ़ाई अच्छे से करनी है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ओके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग अपने आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आज आपका आर एनवायरनमेंट चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस किया, 10% लॉ। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ हार्म केमिकल्स। आप देखते होंगे कि हर एक फूड चेन जो हमारे ट्रॉफिक लेवल से, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, उनमें हार्मफुल सब्सटेंस भी एक्यूमुलेट होते हैं। कैसे, हम देखते हैं। जैसे ये हमारे क्या है, प्लांट्स हैं, और प्लांट्स के जो हमारे रूट्स होते हैं, जैसे कुछ हमारे हार्मफुल केमिकल्स हैं, जैसे DDT है, पेस्टिसाइड्स है, जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो हमारे सॉइल जो प्रेजेंट है उस सॉइल के साथ पूरी तरह से मिक्सअप होंगे कि नहीं, वो पूरी तरह से सॉइल से मिक्सअप हो सकते हैं। अब क्योंकि सॉइल में हमारे प्लांट्स के रूट प्रेजेंट हैं, तो उस रूट्स के थ्रू हमारे प्लांट्स तक वो पहुंचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब प्लांट्स को हमारे जो खाने वाले जो हमारे हर्बीवोर्स हैं, ये हर्बीवोर्स में ये जो केमिकल्स हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, वो हार्मफुल केमिकल्स हमारे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, और फिर हमारा ये जो हार्मफुल केमिकल्स है, जैसे जैसे हमारे ट्रॉफिक लेवल्स में ट्रांसफर होगा, ये हार्मफुल केमिकल्स का लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एनर्जी लेवल कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हमारा एनर्जी लेवल होता है वो फ्रॉम वन ट्रॉफिक टू अदर ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज करता है। और अगर हम बात कर ले अपने हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस की, कि ये हमारे फूड चेन में आ जाते हैं, तो ये जैसे वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ये ट्रांसफर होते हैं, ये हार्मफुल केमिकल्स का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खाया, ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, सपोज फ्रॉग खाया, और फ्रॉग को कौन खा लेगा, स्नेक खाएगा, और स्नेक को कौन खा लेगा, हॉग। तो ये क्या है, ये हमारा एक फूड चेन है, जिसमें मैंने ये फूड चेन आपका बना दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो फूड चेन है, सपोज ग्रास में हमारा क्या है, हार्मफुल केमिकल्स है, हार्मफुल केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ग्रासेस में ये पेस्टिसाइड्स हमको मिला, और फिर ये जो पेस्टिसाइड्स है ग्रास के थ्रू हमारे कहाँ जाएगा, ग्रास ऊपर में, फ्रॉग में, स्नेक में, और फिर हॉग में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा हार्मफुल जो केमिकल्स है सबसे ज्यादा किस ट्रॉफिक लेवल में पाया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे,
हॉक में। तो ये क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन। ये क्या है, हमारे फूड चेन में ये हार्मफुल केमिकल्स अगर आ जाते हैं तो वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होते रहते हैं। और यही पे हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो फूड चेन है उसमें जो हमारे पेस्टिसाइड्स या नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे केमिकल्स जो हैं वो हमारे फूड चेन में आ जाते हैं और आने के बाद वो एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होते हैं। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसमें क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वो पेस्टिसाइड्स, वो केमिकल्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये अगर हमारे ट्रॉफिक लेवल में आ गए, हमारे प्रोड्यूसर लेवल पे आ गए, तो प्रोड्यूसर से ये हमारे नेक्स्ट कंज्यूमर में ट्रांसफर होते रहेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, दैट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मींस वो केमिकल्स जो हमारे फूड चेन में पहुंच जाए और फूड चेन पहुंचने के बाद ये हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता रहे, तो इस तरह के प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे आज के टाइम पे हमारा ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, डैमेज हो रहा है। कैसे? आई थिंक आपको पता होगा कैसे। आप लोग ने गैस सुना होगा जिसको हम CFC कहते हैं। क्या कहते हैं? CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमारा ये जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, ये CFC जो हमारा गैस है वो हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक ओजोन गैस भी होती है। ओजोन गैस होती है जो कि कैसी गैस है? पॉइजनस है। हमारे नेचर के लिए ये गैस कैसी है? पॉइजनस है। और ये ओजोन गैस कैसे बनती है वो हम देखेंगे। क्या होता है कि जब हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, आप लोगों ने सुना होगा ओजोन होल, ओजोन होल। तो ओजोन होल है क्या एक्चुअली? ओजोन में जब हमारे ये CFC गैस जा रहे हैं तो ओजोन में एक होल बन रहा है और वो होल बनने के कारण वो ओजोन लेयर का काम क्या है? ये हमारा एक एटमॉस्फेयर की कवरिंग है जो कि सनलाइट से आने वाली जो हमारी UV रेज है उसको वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जैसे हम बात करें ये सन की, तो ये हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर, कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर प्रेजेंट, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। और ये सन से आने वाली जो हमारी UV रेज हैं वो रेज हमारी आती है, तो यहाँ पे जो हमारा ओजोन लेयर है वो इस UV रो को वहीं पे रोक लेता है ताकि ये UV रेज हमारे अर्थ तक ना आ पाए। अर्थ तक ना आ पाए क्योंकि अगर ये अर्थ पे आ गई तो यहाँ पे रहने वाले हमारे प्लांट्स, एनिमल्स या हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उससे बहुत से डिजीज होने के चांसेस हैं। जैसे स्किन डिजीजेस, हमारी आई डैमेज हो सकती है, कैटरैक्ट हो सकता है। तो ये सभी डिजीज से बचने के लिए और हमारे प्लांट्स, एनिमल्स को भी ये अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जो ओजोन लेयर्स है वो हमारे अर्थ पे अल्ट्रावायलेट रेज आने से रोकती है। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि अर्थ पे आप देख रहे हैं इतनी पॉपुलेशन हो रही है, इतना ज्यादा लोग व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है और हमारे क्या है, इन्वर्टर्स वगैरह है, व्हीकल से हमारे इतने गैसेस हार्मफुल निकल रहे हैं। और इसके लिए जो ओजोन डिप्लीशन के लिए हमारा मेन गैस रोल प्ले करता है, दैट इज द CFC। तो CFC गैस हमारा जब रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे जो हमारा ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रहा है, इसमें क्या बन रहे हैं? होल बन रहे हैं। और अब होल बन रहा है तो अब इसके ये UV रेज स्पोर्स हमारे अर्थ तक आ सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ओजोन होल। क्लियर? अब क्या है डिप्लीशन ऑफ ओजोन होल? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे कि ओजोन गैस जो है वो भी हमारे लिए, हमारे नेचर के लिए पॉइजनस है। अब क्या होता है, अब ये हमारे जो ओजोन गैस है जब ये UV रेज आते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत से गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, बहुत से हमारे गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या है, गैसेस प्रेजेंट है तो हमारे बहुत से ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये UV रेज आते हैं, हमारे ये जो ऑक्सीजन है, जैसे ही ये UV रेज आते हैं, ये ऑक्सीजन रेज इस O2 को ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो दो फ्री ऑक्सीजन एटम हमारे बन करके तैयार हो जाते हैं। दो फ्री ऑक्सीजन एटम हमारे बन करके तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अब हमें देखना है कि ओजोन गैस कैसे बनता है। तो जब दो फ्री ऑक्सीजन एटम हमारे बन करके तैयार हुए हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे है ये? बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब क्या है, ओजोन गैस बनने के लिए हमें 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जरूरत है। तो अगर एक O2
किसी एक फ्री ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, O3 गैस, जिसको हम ओजोन गैस कहते हैं। तो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज आने के कारण हम क्या बन रही है, ओजोन गैस बन रही है, जिसको हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन क्या है, कैसे है, आई थिंक समझ में आया होगा। ओजोन गैस भी हमारे लिए पॉइजनस है और कैसे बन रही है वो चीज भी आई थिंक समझ में आया होगा। ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, आई थिंक वो चीज भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब बाकी के टॉपिक डिप्लीशन के बारे में आपको बुक से रीड करनी है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक, मैनेजिंग द गार्बेज। व्हाट इज द गार्बेज, कैन यू एक्सप्लेन, बता सकते हो आप लोग गार्बेज क्या है? सबके घर में निकलता है गार्बेज, तो गार्बेज क्या है, जो कूड़ा, इंग्लिश हिंदी में आप क्या बोलोगे, दैट इज द कूड़ा। तो गार्बेज हमारी क्या है, हर हाउस होल्ड से निकलती है, हाउस होल्ड से ये गार्बेज निकलती है, और निकलने के बाद ये जो हमारा गार्बेज है वो क्या होता है, हम क्या करते हैं, इधर फेंक देते हैं, उधर फेंक देते हैं, फिर उसमें हमारे एनिमल्स फीड करते हैं, उसी को खाते हैं, फिर हमारे एनिमल्स भी बीमार होते हैं, उनकी डेथ होती है, और हमारा एनवायरनमेंट भी उससे कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर ये गार्बेज हमारे एनवायरनमेंट में रहा तो हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से अफेक्टेड होगा। ठीक है, अब क्या है, हमारा ये जो गार्बेज है इसको हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये अगर हमारे एनवायरनमेंट में रहेगा तो हम सभी ऑर्गेनिज्म को बहुत इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाएगी और हमारी ऑर्गेनिज्म की भी डेथ भी होने लगेगी। तो ये जो गार्बेज है जो कि हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ये गार्बेज को हम क्या कर सकते हैं, इस गार्बेज जो निकल रहा है हम कुछ इसमें ऐसा ट्रीटमेंट करें ताकि ये हमारा गार्बेज रीयूज हो जाए, इजीली डिकम्पोज हो जाए, ताकि हमारे और हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल ना हो। तो ये जो गार्बेज है इसको हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग कर दें, वापस से, अगर जो गार्बेज उसको कुछ ऐसे जैसे प्लास्टिक्स वगैरह वापस से आप फैक्ट्री भेज दो ताकि वो वापस रिसाइकिल करके यूज में आ जाए। सेकंड क्या है, इंसिनरेशन ये होता है कि जब हमारे कुछ वेस्ट होते हैं, जब उसको हम बर्न कर दें, मतलब जलाने के बाद उससे जो एशेस निकलते हैं, जो धुआं निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिनरेशन, मतलब वो गार्बेज जिसको हम बर्न कर दें, जला दें। ठीक है, और उससे हमारे एशेस निकलते हैं, धुएं निकलते हैं, जिसको हम इंसिनरेशन कहते हैं। और ये जो एशेस है वो फर्दर हम लैंडफिल के द्वारा, जो हमारे हैं लैंडफिल के द्वारा उसको हम कर सकते हैं। मतलब इंसिनरेशन वो वेस्ट, वो सॉलिड वेस्ट जिसको हम बर्न कर दें, जला दें, वो हमारा प्रोसेस है इंसिनरेशन, और उससे एशेस भी प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं, और बाकी जो हमारे वेस्ट है उसको लैंडफिल के द्वारा भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। लैंडफिल में क्या होता है कि आप क्या लो, पूरा लो, कोई लोअर एरियाज में उस गार्बेज को डाल दो और फिर उसको सॉइल से कवर कर दो, तो वो हमारा क्या होता है, लैंडफिल। जैसे वर्ड से क्लियर है, आपने लैंड में कूड़ा डाला कोई लोअर एरियाज में और फिर उसको वापस से फिल कर देगा। नेक्स्ट हमारा होता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट ये है कि कोई हमारे घर से क्या होता है, इतने ज़्यादा गंदे पानी निकलते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे रिवर्स में जाकर उसको डंप कर दिया जाता है, तो हमारे रिवर्स में कितनी पॉल्यूट हो रही है। तो इसलिए सीवेज का भी हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, हमें वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। वापस से इसमें जो भी हमारे मटेरियल्स केमिकल्स प्रेजेंट है, जो भी हमारे वेस्ट प्रेजेंट है, उससे हम बायोगैस बना सकते हैं, और ये सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा हम अपने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और इवन अपने वाटर बॉडीज को भी सेव कर सकते हैं। लास्ट है हमारा टर्म, आप कह सकते हो कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है, आप बहुत से ये जो गार्बेज है, आप क्या करो, गड्ढा खोल लो, एक पिट खोदो, उसमें सारा गार्बेज डाल के सॉइल से कवर कर दो, फिर वो क्या होगा, एज अ मैन्योर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियोस अच्छे से देख के और बुक से रीड करने के बाद आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने न्यू चैप्टर